हम लोग इस रोटेशनल मैकेनिक्स के टॉर्क की एप्लीकेशन के सेक्शन में हैं, जिसमें टॉर्क का एप्लीकेशन चल रहा है। उसके दो एप्लीकेशंस हो चुके हैं, तीसरे एप्लीकेशन पे हैं टाउ इक्वल टू आई अल्फा। सही है। तो पिछली क्लास में एक हमने क्वेश्चन आपको दिया था, मैंने कहा था आप घर पे कर लेना, उस पर एक मिनट में बोल देता हूं, फिर इसके बाद कि अपन क्या क्या करेंगे, उसके बाद हम आगे के कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। ये मान लीजिएगा कोई डिस्क है, रिंग भी हो सकती थी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मास m है, रेडियस r है, इसका मास मान लीजिए m2 है। हमने कितना लिया था? 40 किलोग्राम। कितना था जरा देखो एक बार, पिछली क्लास में मैंने लिया होगा कोई ना कोई केस। कितना केस लिया था? 10 किलोग्राम लिया था क्या? चलिए भाई, तो ये 10 किलोग्राम था और ये 5 किलोग्राम था। वही डेटा ले लेते हैं। ये मास कितना था डिस्क का? 5 किलोग्राम। रेडियस कितनी थी? 10 मीटर। क्या क्या क्वेश्चन था? एक अल्फा बताना था, एक ए बताना था, है ना, और साथ साथ में T1 और T2 भी बताना था। इस पर क्या है T1, इस पर क्या है T2 है। दिस इज द क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं इसके डिस्कशन को। सबसे पहले जल्दी बताएं क्या लगाएंगे? M1G। यहां बताएं T1, यहां पर T1, इस जगह T2 और यहां पर T2, यहां बताएं M2G। अगर इसको हम नीचे की तरफ एक्सीलरेट माने A से, तो ये ब्लॉक कहां एक्सीलरेट होगा? A ऊपर। परफेक्ट। इसकी इक्वेशन बताओ जल्दी से। ये बनेगी T1 माइनस M1G इज इक्वल टू M1A। परफेक्ट है, इक्वेशन नंबर 1। उसकी इक्वेशन जल्दी से बताओ। ये आएगी M2G माइनस T2 इज इक्वल टू M2A। इक्वेशन नंबर 2। ये सही है क्या? दो इसकी इक्वेशन आ गई FBD से, लॉज ऑफ इक्वेशन के हिसाब से भी देख सकते हो आप। चलिए इस पर इक्वेशन बनाते हैं। ये अगर इस तरह से रोटेट करता हुआ, मैं मान रहा हूं इसको नीचे जाता हुआ, इसको ऊपर जाता हुआ, तो बॉडी ऐसे रोटेट हो रही है। मतलब T2 क्या चाहता है? क्लॉकवाइज रोटेशन। T1 क्या चाहता है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो किसका रोटेशन ज्यादा माना जाएगा? एंगुलर एक्सीलरेशन ज्यादा माना जाएगा, टॉर्क ज्यादा माना जाएगा? बताओ। हाँ, तो ये कौन सी वर्किंग है? ये है ट्रांसलेशनल इक्वेशंस। अब बताओ कौन सी इक्वेशन बनने वाली है? रोटेशनल इक्वेशन। बताएं जरा। टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। जल्दी से बताएं। T2 का जो टॉर्क होगा, यहां से रेडियस डिस्टेंस r है। सही है। बताओ T2 इंटू आर। और T1 का जो टॉर्क होगा वो नेगेटिव T1 इंटू आर इज इक्वल टू mr²/2 इंटू अल्फा। बताओ यहां से क्या जाने वाला है? T2 माइनस T1 इज इक्वल टू r कॉमन लेकर के r एक कैंसिल कर दोगे आप, mr∞/2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। दो ट्रांसलेशनल की, एक रोटेशनल की, और एक अब और बनेगी। वो कौन सी बनेगी? A इज इक्वल टू आर अल्फा। एक तरीका है कि सीधा लिख दीजिए, और एक तरीका है ऐसे सोचिए आप, ये स्ट्रिंग जा रही है, इसका एक्सीलरेशन A है, इस पॉइंट का एक्सीलरेशन भी A होगा, इसको आप A नाम दे दीजिए। और अगर डिस्क की बात करें तो उसका नाम A' दे दीजिए। इसकी वैल्यू R है, तो ये वैल्यू बताना आर अल्फा है। और A और आर अल्फा आपस में क्या है? इक्वल हैं, ताकि यहां स्लिपिंग ना हो। तो कंडीशन बताएं जरा। कंडीशन ऑफ नॉट क्या? स्लिपिंग। बताएं क्या लिखना चाहिए? R इज इक्वल टू, सॉरी, A इज इक्वल टू आर अल्फा। वो यहां से ले लें या यहां से ले लें, बात बराबर है। सही है ना? क्यों? यहां पर स्ट्रिंग ऊपर एक्सीलरेशन A है, इस पॉइंट का एक्सीलरेशन A होगा, ऊपर एक्सीलरेशन इसके हिसाब से आर अल्फा होगा, और दोनों फिर से क्या होंगे? सेम होंगे। अब इतनी इक्वेशन को सॉल्व आउट करना होता है। चलिए क्या करें? सबसे पहले आर अल्फा की जगह वैल्यू उठा करके यहां पुट कर दीजिए आप। तो देखो इक्वेशन नंबर 3 है, ये 4th है। सबसे पहले फ्रॉम 3rd एंड 4th बताएं पहली इक्वेशन। T1 माइनस T2 इज इक्वल टू MA/2। क्यों? हमने आर अल्फा की जगह कितना रख दिया है? A रख दिया है। सही है। तो सॉरी, यहां से इक्वेशन आएगी T2 माइनस T1 इज इक्वल टू M इंटू A/2। आर अल्फा की जगह मैंने A रख दिया है। ठीक है, इक्वेशन हो गई 5th। बताओ कौन सी इक्वेशन से इसकी हेल्प लें? इक्वेशन नंबर, देखो जरा 2nd उठा लो आप। वहां T2 क्या है? नेगेटिव। यहां T2 क्या है? पॉजिटिव। चलो उठाते हैं एक बार। तो ये आ जाएगा आपका M2G माइनस T2 इज इक्वल टू M2A। चलिए T2 कैंसिल आउट। जल्दी से बताएं। M2G माइनस T1 इज इक्वल टू A कॉमन। यहां पर कितना लिखा हुआ है? ये आपका मास ऑफ द क्या है? डिस्क है। इसको आप M0 बुला लीजिए। क्या बुला लीजिए? M0। चलें बताएं क्या आ जाएगा यहां से? A कॉमन। हाँ भाई, M0/2 प्लस M2। सही है क्या? ये आपकी एक इक्वेशन आ गई।
ठीक है, चलो अब इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन के साथ ऐड करो, लिखो T1 माइनस M1G इज इक्वल टू M1A। सही है, इस इक्वेशन को सिक्स्थ इक्वेशन को फर्स्ट के साथ ऐड करो, T1 कैंसिल आउट, बताएं कितना आने वाला है, M2G माइनस M1G इज इक्वल टू A कॉमन, M1 प्लस M2 प्लस M0 बाई 2, सो A की वैल्यू बताएं क्या निकल करके आई है, M2G माइनस M1G डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M0 बाई 2। कई बार तो इसी फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लेता है, M1 M2 के फॉर्म में, तो आपको आना चाहिए, डायरेक्ट आंसर याद होना चाहिए। G कॉमन ले लीजिए, आप सीधा लिख दीजिएगा M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M0 बाई 2। क्लियर, वैल्यूज रख देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, चलो बताओ, M2G 100, M1G 50 डिवाइड बाई, जल्दी बताएं, M1 10, नहीं यहां पर M2G है ना, M1 की वैल्यू तो 5 है ना, 5 प्लस 10 प्लस 5 बाई 2, चलो सम अप करो, 50 डिवाइड बाई 15 प्लस 5 बाई 2, तो 35 बाई 2, 35 बाई 2, 2 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर, सही है। चलिए सॉल्व करो इसको, कितना जाएगा, 20 अपॉन 7, दिस इज द मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक्सीलरेशन आ गया ए। अब कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसमें हम एक को पुट करें तो दूसरा अननोन आ जाए, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, देखो इसमें ये पूरा ए पर डिपेंडेंट है, ये पहली इक्वेशन, इसमें ए रख दीजिए, T1 आ जाएगा, तो कहां से वर्क करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट, बताएं जरा, T1 माइनस M1G इज इक्वल टू M1 A की वैल्यू 20 बाई A1 लिख दीजिए एक बार तो आप, नहीं A, चलिए वैल्यू रखें आप, T1 की वैल्यू M1G राइट साइड लेकर जाएं तो ये 50 हो जाएगा, प्लस M1 की वैल्यू 5, A की वैल्यू 20 बाई 7, कोई बताए T1 की वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और ये कितना, तो 7 450, 450 डिवाइड बाई 7 न्यूटन, परफेक्ट। T2 निकालना है, क्या करें T2 निकालने के लिए, सेकेंड इक्वेशन पर काम करो डायरेक्ट, जबकि एनएलएम में यही क्वेश्चन सीधा हो सकता था डायरेक्ट, केवल बस डिस्क का मास नहीं होता, तो डिस्क का मास देते ही क्वेश्चन काफी लेंदी कैलकुलेशन में चला जाता है। चलो बताओ, M2G फ्रॉम सेकेंड में लिख रहा हूं डायरेक्ट, बताओ M2G का मतलब 100 माइनस T2 इज इक्वल टू M2 का मतलब 10, A की वैल्यू 20 बाई 7, कोई बताए T2 की वैल्यू यहां पर, फास्ट, 200 बाई 7, 100 माइनस 200 बाई 7, 600, 500 बाई 7 न्यूटन, सही है। T1 पता चल गया, T2 पता चल गया, A पता चल गया, एक चीज बाकी है, कौन, अल्फा, बताओ अल्फा कैसे निकल जाएगा, ये इक्वेशन पड़ी हुई है, अल्फा इज इक्वल टू A बाई आर, जो भी आपका आर ए है आपके पास 20 बाई 7, उसमें आर से डिवाइड कर दो, आर की वैल्यू कितनी है, 10 है, आंसर बताए कोई 2 बाई 7 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। देख लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके हो जाने चाहिए, सही है। मैं निश्चिंत हूं यहां से कि आप इस पर एक क्वेश्चन बनाएंगे, किस पर बनाएंगे, एक टाउ जोड़ा अल्फा बनाएंगे, ये इक्वल टू आर अल्फा बनाएंगे, रफ कर दूं मैं, ठीक है। एक पैटर्न इसका और है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा चेंज कर देता है, वो सीखना जरूरी है आपके लिए। ये एक सेलुलर डिस्क है, ठीक है, ये कहानी है, सेम प्रोसीजर है, चलिए 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, इनर रेडियस R1, R2, R1 की वैल्यू 10 मीटर, R2 की वैल्यू 20 मीटर, मास ऑफ द डिस्क इज M0 5 किलोग्राम। अब ये कहानी खूब अच्छे लेवल पे पहुंच गई, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अच्छा फॉर्मूला रखेगा। सेलुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है कुछ, अब देखो कईयों को याद नहीं होगा। R1 और R2 रेडियस की सेलुलर डिस्क थी, जिसमें R1 इनर रेडियस था और R2 उसकी आउटर रेडियस थी,
और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने करवाया था, आपको याद है कितना था? हाँ बताओ सर, आप बताओ, m/2 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, सही है ना? अच्छा अब देखो थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा, क्या आएगा जरा सीखते हैं जल्दी से। चलो देखना, ज्यादा चेंज नहीं, केवल एक छोटी सी चीज का यहां पर एडिशन है। जल्दी बताएं, यहां पर m2g, यहां बताएं t2, इस जगह t2, ये बॉडी नीचे एक्सीलरेट मान लीजिए आप, लेकिन इसका एक्सीलरेशन आप a और इसका एक्सीलरेशन a नहीं मान सकते। अब चीजें बदल गई हैं, ये इसके यहां से कनेक्टेड नहीं है इसका, इसलिए एक्सीलरेशन कितना मानना होगा आपको? a2, और अगर ये a2 है तो बताएं फिर इसका एक्सीलरेशन कितना मानना पड़ेगा? a1, नीचे m1g, ऊपर t1, यहां पर स्ट्रिंग का जो टेंशन फोर्स है वो t1, इतने फोर्सेस लगेंगे। चलो एबीडी ऑफ ब्लॉक बी, तो बात करते हैं सबसे पहले फ्रॉम एफबीडी ऑफ बी, आंसर बताएं इसकी, ये नीचे जा रहा है, बताओ इक्वेशन, m2g माइनस t2 इज इक्वल टू m2a2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा लेवल है यहां, मतलब आप काफी कुछ सीख चुके होते हो, है ना? चलो दूसरा बताओ, a के बीडी उसकी बताएं, t1 माइनस m1g इज इक्वल टू m1a1, इक्वेशन नंबर सेकेंड, सही है? ठीक है। तीसरी फ्रॉम रोटेशनल इक्वेशन, चलो बताओ जी, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क क्लॉकवाइज टॉर्क कौन दे रहा है बताएं? T2, ठीक है, T2 कितना टॉर्क देगा? T2 इंटू R1, चलिए T2 इंटू R1, वैसे तो हम चाहते तो ऐसा कर सकते थे, इसको हमने R1 बोला है तो यहाँ हम टेंशन कितना चला लेते, m1 मास ले लेते, T1 टेंशन फोर्स चला लेते, तो एक जैसा लगता कि भाई सब यहाँ 1 है और ये सब 2 हैं, नहीं उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सही है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो T2 इंटू R1, अब बताओ इसका टॉर्क कैसा था? क्लॉकवाइज, इसका कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। इसको टॉर्क लिखते समय हमने T2 इंटू R1 किया, इसका टॉर्क लिखते समय क्या करना पड़ेगा? माइनस T1 इंटू R2, इस बार वो R कॉमन नहीं आएगा, इज इक्वल टू आई बताओ, m0/2 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इंटू अल्फा, इक्वेशन नंबर थर्ड, सही है? अब आती है बात ना कि जिन लोगों का ऐसा मानना था हम तो a इक्वल टू R अल्फा याद रखेंगे, उनके सामने समस्या हो जाएगी, अब क्या लिखें? वो ना a1 है ना a है, यहाँ तो a1 और a2 है, ठीक है ना? तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ समझना पड़ेगा, देखना भी। तो यहाँ पर ये है T2, बताओ इस पॉइंट का एक्सीलरेशन, स्ट्रिंग के पॉइंट का A2, लेकिन जो इस सेल्यूलर डिस्क का ये वाला पॉइंट है, इसका एक्सीलरेशन कितना बनेगा? अल्फा इसका क्या है? एंगुलर एक्सीलरेशन है, तो R1 इसकी डिस्टेंस है, तो बताओ R1, बताओ इक्वेशन क्या आएगी? A2 इज इक्वल टू R1 अल्फा। वैसे मैं बता रहा हूं फिर से, A2 इज इक्वल टू R2 अल्फा 2 लिखना थोड़ा अच्छा लगता अगर हम इस डिस्टेंस को R2 ले लेते तो, है ना? या तो हम इसको A2 ले लेते, करेंगे ऐसा? दिक्कत थोड़ी ना हो रही है। हाँ, अगर मैं इसको A2 बोल रहा हूं तो थोड़ा अच्छा लगता है, A2 इज इक्वल टू R2 अल्फा, A1 इज इक्वल टू R1 अल्फा, तो बस बात है कि ठीक है, देखने में ठीक लगता। चलो इस पॉइंट की बात करते हैं, इसका एक्सीलरेशन बताना जरा, इस पॉइंट का ऊपर की तरफ A, इस पॉइंट का एक्सीलरेशन कितना होगा? अल्फा इसका रोटेशनल एंगुलर एक्सीलरेशन है, और यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है? R1, तो R1 नहीं R2, तो R2 अल्फा, और इसका एक्सीलरेशन है A1, बताओ इक्वेशन, A1 इज इक्वल टू R2 अल्फा, दिस इज द इक्वेशन नंबर 4, दिस इज द इक्वेशन नंबर 5। कितने वेरिएबल्स हैं चेक करो, तो T1, T2 अल्फा, हाँ जी, इसके बाद A1, A2, इसके अलावा कोई और है क्या? देखो इतने वेरिएबल, इक्वेशन कितनी है? 5 वेरिएबल, 5 इक्वेशंस, सॉल्व हो जाएगा। सही है क्या? सॉल्व तो कर लोगे क्या आप लोग? कर लोगे कि नहीं कर लोगे? एलिमिनेशन करना होगा स्टेप बाय स्टेप,
कोशिश करना ना आए तो बताना, फिर मैं आपको बता दूंगा सिस्टमैटिक वे, है ना। फिलहाल जब क्वेश्चन आएगा सामने तो उसे सॉल्व किया जा सकता है, सही है। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप कर लेना। पहले अल्फा एलिमिनेट कर लेना, फिर A2 एलिमिनेट कर लेना, बाद में A1 एलिमिनेट हो जाएगा, फिर जाकर के कोई एक टर्मिनोलॉजी आएगी T1 की, है ना। फिर T1 के बाद फिर वो A1 कैलकुलेट हो जाएगा, फिर वो T2 आ जाएगा, फिर A2 कैलकुलेट हो जाएगा, फिर अल्फा आ जाएगा, ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप आ जाएगा। लेकिन ये एक वेराइटी है जिस पर आपको इक्वेशंस बनाना आना चाहिए, सही है। चलिए तो इसकी सॉल्विंग मैं आपको ऊपर छोड़ता हूं कि आप ये 5 इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हो। उसमें भी दिक्कत आए तो फिर आप पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक बार मैंने न्यूमेरिकल अप्रोच बता दिया है कि यहां पर कैसे सॉल्विंग होगी। ओके, तो ये अभी तक हमने टाउ इज अल्फा को लेकर के एक वैरायटी करवाई है। एक बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी और है, बहुत इंपॉर्टेंट, सिखाते हैं। ये एक रॉड है, इसको हमने 2 स्ट्रिंग से सस्पेंड करा रखा है, मास m है, लेंथ l है, बहुत अच्छी वैरायटी है। ऐसा भी हो सकता था कि हमने इस रॉड को 2 सपोर्ट दे दिए हों नीचे से, बात एक ही है जी। ऐसा हो सकता था कि हमने ऐसा कर दिया कि भाई एक तरफ तो हमने सपोर्ट दे रखा है, दूसरी तरफ हमने हाथ से इसको पकड़ रखा है, ठीक है। ऐसे तीनों में एक ही बात हो रही है। उसने कहा कि सडनली ऐसा हमने किया, ये A है, ये B है, ये O1 है, ये O2 है, हमने ये वाली स्ट्रिंग कट कर दी, बर्न कर दी, कट कर दी, ऐसा कुछ कर दिया। कट करने के तुरंत बाद वो रॉड का एंगुलर एक्सीलरेशन पूछता है, एक्सीलरेशन पूछता है, बहुत तमाम चीजें यहां पर पूछने को होती हैं। या हमने सपोर्ट हटा दिया तुरंत, या हमने यहां से हाथ हटा लिया, तीनों का एक ही मतलब है, सही है। तो स्टार्ट करूं मैंने तीनों फिगर इसलिए बना दिए कि पता लगा मैं ये सिखा रहा हूं, ये क्वेश्चन आ जाए तो आपसे हो ही नहीं रहा है, या ये सिखा दूं मैं भी कैसा हम करने वाले हैं और फिर तुमसे ये वाला पूछ दिया जाए, तुम उसको अलग समझो, एक ही बात है। आओ चलो शुरू करते हैं। देखना सिचुएशन शुरू में ये होगी, यहाँ T1, यहाँ T2। सबसे पहला काम फोर्सेस लगा दो, तीनों को मैं एक साथ देखता हूं ना। यहाँ नॉर्मल रिलेशन फोर्स है Na, Nb, Mg, N1, ये कोई फोर्स है Mg, वैसे इसको N2 भी कह दीजिए आप, तो बुराई नहीं है। फिलहाल इस समय की बात करें अगर हम, सिचुएशन फर्स्ट, तो बताएं T1 T2 कितना होगा। इसके लिए BD बनाएंगे, बताओ ऊपर क्या आएगा, एक T1 एक T2, नीचे Mg, यहाँ क्या बनाएंगे आप N1, और बताओ M2, नीचे क्या Mg, यहाँ भी वही हाल है N1, फिर क्या F, नीचे क्या Mg, और F को आप चाहो तो N2 कहो या ना कहो, आपकी मर्जी। देखा जाए तो एक अकेली इक्वेशन से ये पता नहीं चल सकता कि T1 और T2 आपस में क्या रिलेशन रखते हैं। केवल एक ही क्वेश्चन आएगी, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू Mg। अगर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं आप तो N1 प्लस N2 इज इक्वल टू Mg, और अगर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो N1 प्लस F इज इक्वल टू Mg फिलहाल। लेकिन अगर मैं कहूँ आपसे कि आप एक काम करो, ये है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और अब लगाइए आप रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इस समय जब कट नहीं किया है तब की बात हो रही है, तो टाउ अबाउट A इज इक्वल टू 0, A के अबाउट टॉर्क 0 है, C के अबाउट भी 0 है, B के अबाउट भी 0 है, क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो हम A के अबाउट अगर टॉर्क 0 लिखते हैं तो T1 का टॉर्क नहीं मिलेगा, किसका किसका मिलेगा, एक Mg का मिलेगा और एक T2 का मिलेगा। तो बताएं जरा, अबाउट ए क्लॉकवाइज, अबाउट ए एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कौन देगा Mg इंटू L बाई 2, और T2 क्या देगा एंटी क्लॉकवाइज, कितना T2 इंटू L, LL कैंसिल आउट, T2 की वैल्यू कोई बताए, हाँ Mg बाई 2, T2 को यहाँ उठा के पुट कर दो आप, तो T1 आ जाएगा फिर से Mg बाई 2। पता चला यह है कि T1 T2 सेम है और Mg बाई 2 है, ऐसे निकल कर के आएगा। सेम एज यहाँ डेटा आएगा,
आपको मैं बता दूं कि N2 की वैल्यू और N1 की वैल्यू क्या आएगी, N1 और N2 सेम आएंगे जो कि mg/2 आएंगे। उसी तरह यहां होगा N1 और F सेम आएंगे और mg/2 आएंगे। परफेक्ट। ये कहानी थी जब एक रॉड को हॉरिजॉन्टली दो स्ट्रिंग से या किसी दो सपोर्ट से या किसी तरह हॉरिजॉन्टल मेंटेन रखा गया है किनारों की हेल्प से। सही है। अब कहता है इसको कट कर दो, तो जस्ट आफ्टर कट की कहानी समझाता हूं मैं। ठीक है। अब ये तीनों फिगर रखने जरूरी थोड़ी ना है। ये तो मैंने एक वर्क कर दिया, मैं इसको रफ कर सकता हूं इस वर्क को, है ना, याद रहेगा ना ये तो T1 T2 क्या है। ठीक है। चलो मैं लिख देता हूं साइड में कि हमने डेटा फाइंड आउट कर लिया T1 T2 mg/2, N1 N2 mg/2। ठीक है, ये डेटा मैं हटा देता हूं। चलो अब कट कर देते हैं। कट करने के तुरंत बाद देखो ये फिगर बनेगा, केवल T1 नहीं, अब T1 डैश हो जाएगा। ये mg है और ये जो है चीज कट चुकी है, T2 जीरो हो चुका है, T2 डैश या है ही नहीं, छोड़ो ना इसको, क्या मतलब है। कोई बताएगा T1 डैश कितना हो जाएगा? भाई ये mg/2 और ये mg/2 मिलकर के mg को बैलेंस कर रहे थे। भाई टोटल वेट नीचे mg है ना, तो mg को mg/2 और mg/2 बैलेंस कर रहे थे, एक हट गया। बताओ T1 डैश कितना हो जाएगा? mg ना, कितने लोग कह रहे हैं? लो ऐसे ही बोल देते हो बस। हाँ जी, mg नॉट mg, पक्का mg नहीं होगा, यही बोल दो, या तो कह दो mg होगा, अरे या कह दो mg नहीं होगा, दोनों में से कुछ तो बोलो। हाँ बताओ। पता नहीं, इधर नहीं पता। राशि हाँ, ये अच्छी बात है कि आपने बोला कि अब ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। हाँ भाई, mg होगा नहीं होगा? नहीं होगा। देखिए पहली बात तो ये सिचुएशन और ये सिचुएशन सेम नहीं है, ये इक्विलिब्रियम में है, ये इक्विलिब्रियम में नहीं। कई लोग क्या करते हैं, ऐसे सोचते हैं यार कि ये पहले दो लोग मिलके संभाल रहे थे, अब वो बेचारा अकेले संभाल रहा है, संभालना तो mg को ही है ना, तो फिर T1 डैश की वैल्यू कितनी कर दी? mg कर दी। रॉन्ग हो जाएगा ये। पहली बात कि जस्ट आफ्टर द कट मैं आपको बताऊं, ये बॉडी इसके अबाउट रोटेट होना शुरू हो जाएगी। दोनों में फर्क है। अब इसको सीखो जल्दी से कैसे करेंगे। इसका अपना एक सेंटर ऑफ मास होगा, बॉडी के BD बनाओ, बताओ, नीचे mg, ऊपर केवल एक फोर्स, बॉडी का मास m, बॉडी का एक्सीलरेशन। जो मैं बोल रहा हूं बताओ उसका क्या मतलब है? बॉडी का एक्सीलरेशन मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन। ठीक है भाई, A ऑफ CM। ठीक है, मतलब कट करने के तुरंत बाद सेंटर ऑफ मास के पास एक्सीलरेशन होगा। अब अगर ये अल्फा से रोटेट होती है और इसकी यहां से जो डिस्टेंस है r परपेंडिकुलर, अगर वो L/2 है, तो बताओ ACM कितना लिखा जाना चाहिए? r परपेंडिकुलर अल्फा के फॉर्मूले से ACM की वैल्यू को L/2 इंटू अल्फा लिखा जाना चाहिए। सुन रहे हो? A ऑफ CM ये है इसकी FBD। इक्वेशन बताओ। mg माइनस T1 डैश इज इक्वल टू m टाइम्स, ऐसे नहीं कि बस ma लिख दिया, यहां मामला गड़बड़ हो जाएगा, m ऑफ ACM। तुरंत बगल में लिखना होगा ACM इज इक्वल टू L/2 इंटू अल्फा। साथ साथ में एक चीज सिखाता हुआ चलता हूं। इसका दूसरा वाला केस कैसा बनेगा? ये सपोर्ट अभी है
ये एन ऑफ ए चल रहा होगा, एम जी ये हट चुका होगा क्योंकि सपोर्ट हटा दिया है, तो इसमें उसमें ज़्यादा फर्क है नहीं फिगर में। जहाँ टी चल रहा है वहाँ पर एन ए डैश चलेगा। हाँ, मैं कह रहा था कोई बॉडी अगर किसी पॉइंट के अबाउट अल्फा से रोटेट करती है तो किसी भी पॉइंट का अगर लीनियर एक्सीलरेशन लिखना है आपको, लीनियर, तो तरीका ये होता है कि आप उस पॉइंट से उसकी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करो। मान लो ये r1 है और फिर उससे 90 डिग्री एंगल पर आप a1 लिखते हो। बताओ कितना लिखते हो? r1 अल्फा। अच्छा, इस पॉइंट का लिखना हो तो ये डिस्टेंस r2 और इसका एक्सीलरेशन a2, उसके जो ज्वाइनिंग लाइन होती है ना, ज्वाइनिंग लाइन, उसके परपेंडिकुलर कितना लिखोगे? r2 अल्फा। अच्छा चलो बताओ इसका नीचे कितना? r3 बताओ अल्फा। पक्का? इसका बताओ, इसका दिस वन, इसका ज्वाइन कराओ परपेंडिकुलर, इसका दिस वन ज्वाइन कराओ, इसका ज्वाइनिंग डिस्टेंस एंड परपेंडिकुलर। अच्छा, ये पॉइंट P1 है, सुना मेरी बात? P1, ये P2, P3, P4, P5, P6, P7, बॉडी में O पॉइंट को छोड़कर सभी के पास अल्फा सेम है। अल्फा ऑफ P1, अल्फा ऑफ P2, अल्फा ऑफ P3, अल्फा जो है वो बॉडी का होता है और हर पॉइंट के लिए डिफाइंड होता है, सेम होता है अल्फा। लेकिन एक्सीलरेशन सबका सेम नहीं है। कौन सा वाला? लीनियर एक्सीलरेशन, जबकि एंगुलर एक्सीलरेशन सबका सेम है। बड़ी बेसिक सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ए ऑफ P1 की वैल्यू r1 अल्फा, ए ऑफ P2 की वैल्यू r2 अल्फा। सही है? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी सीखनी। तो अगर अल्फा से रोटेट कर रहा है तो मैं आपसे कहूं, अगर अच्छा एक बात पूछूं आपसे, बी पॉइंट का एक्सीलरेशन, लीनियर एक्सीलरेशन लिखने को बोला जाए तो किधर होगा और कितना होगा? इस पॉइंट को आप इस पॉइंट से लाइन ज्वाइनिंग, उसके परपेंडिकुलर नीचे की तरफ, और कितना? एल अल्फा, जबकि सेंटर ऑफ मास का L/2 अल्फा। फर्क है ना? ठीक है। तो ठीक है, रास्ते चलते आपने इस इक्वेशन को और ढंग से समझ लिया, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये था। ठीक है, रफ कर रहा हूं उसमें इसको। ट्रांसलेशनल इक्वेशन बनाई हमने इस बॉडी की कट के बाद, उसको पॉइंट मास मानते हुए। अब रोटेशनल इक्वेशन बनाओ। चलो, रोटेशनल इक्वेशन, ये तो था मामला ट्रांसलेशनल इक्वेशन का। अब आ जाओ रोटेशनल इक्वेशन का। बताएं, ताऊ इज इक्वल टू आई अल्फा, किसके अबाउट लिखा जाए? ए के अबाउट। तो ए के अबाउट अगर टॉर्क लिख रहे हैं तो बताएं जरा कौन टॉर्क देगा इस जगह पर? केवल और केवल mg देगा, T1 डैश तो देगा ही नहीं। mg इंटू L/2 इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 3। अरे इसके अबाउट चल रही है ना बॉडी, तो रोटेट हो रही है, इंटू बताओ अल्फा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर बताओ ये 3। चलो इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। इससे अल्फा निकलता हुआ दिखेगा आपको। LL कैंसिल आउट, MM कैंसिल आउट, 3g/2l। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4, और सच में ये आंसर भी है, अल्फा निकल आया जी। जैसे अल्फा निकल आए आप यहां रख दीजिए A ऑफ CM में। बताओ, तो इक्वेशन आ गई कौन सी? थर्ड। फोर्थ कहां से हो गई? थर्ड ही तो हुई। चलो, तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, चलो बताओ, A ऑफ CM इज इक्वल टू L/2 इंटू, बहुत अच्छी चीज है ये, मैं बता रहा हूं, रोटेशन मैकेनिक्स की, है ना। चलो भाई, कैंसिल आउट, आंसर बताओ 3g/4। ये तुमने किसका एक्सीलरेशन निकाला है? बॉडी का नहीं, बॉडी के सेंटर ऑफ मास का। अब बताओ फ्रॉम फर्स्ट, चलो बताओ फर्स्ट इक्वेशन से क्या करना चाहिए? बताएं।
mg माइनस T1 डैश इज इक्वल टू m ऑफ a ऑफ Cm 3g/4। इसको इधर ले आओ, mg माइनस 3mg/4 इट्स बिकम mg/4। पूछे चेंज कितना आया है, तो पहले कितना था mg/2, अब mg/4, mg/2 माइनस mg/4 कितना आ जाएगा mg/4, पहले mg/2 था। इसका मतलब हुआ जैसे इसको कट करते हो तो जो एक हिस्सा इधर वाला, ये वाला, इसका जो फोर्स है वो उतना नहीं रह जाता है पहली बात, और बढ़ता नहीं है। देखो ना, पहले mg/2 था और mg/4 है। कई सोचेंगे पहले दो दो लोग संभाल रहे थे, अब बेचारा अकेला संभाल रहा है। तो कई तो तुक्के से भी कॉमन सेंस से सेट कर देते हैं कि बढ़ेगा तो mg कर देना या 2mg कर देना या बढ़ा देना। एक्चुअली में वो कम होगा क्योंकि बॉडी अब इक्विलिब्रियम में नहीं रह गई, बॉडी रोटेट हो रही है। लेकिन इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज एक और है कि वो पूछ रहा है कि नहीं हमें अल्फा मत बताओ, आप टी मत बताओ, हमें तो बी पॉइंट का एक्सीलरेशन बताओ। तो क्वेश्चन कितना अच्छा हो गया, देखो कट होने के बाद बी पॉइंट का एक्सीलरेशन, इसका बताओ कितना आएगा, एक्सीलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू एल अल्फा। तो अब ये वही निकाल पाएगा जिसको पहले क्या पता होगा, अल्फा पता होगा, बिना अल्फा के तो आएगा नहीं। चलो बताओ, एल इंटू अल्फा की वैल्यू 3g/12 कैंसिल आउट 3g/2, सही है क्या? ये इसका सच मायने में देखा जाए, अब आपसे कहते हैं कि नहीं यहाँ से कोई l/4 के पॉइंट का एक्सीलरेशन बताओ, कुछ और आएगा, इसका 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 कितना आएगा? तो केवल और केवल a ऑफ a 0 आएगा, अल्फा ऑफ a 0 आएगा। इस पॉइंट को छोड़ दीजिए आप, जो पाइवोटेड पॉइंट है उसके पास ना तो लीनियर एक्सीलरेशन है ना एंगुलर एक्सीलरेशन है। इसके अलावा जितने पॉइंट्स हैं उन सब के पास एक्सीलरेशन, जिसका बताऊं उसका बता देंगे। बस हमें क्या चाहिए, यहां से डिस्टेंस चाहिए। चलो l/6 बता दोगे एक्सीलरेशन क्या, a1, ये डिस्टेंस है l/4, आप बता दोगे a2। चलो ये बता रहा हूं मैं, ये सेंटर पॉइंट था, l/2 बता दोगे, ये है 3l/4 बता दोगे, ये है 3l/4 या 3 इधर से l/4 कर दो तो l माइनस l/4 3l/4, तो 3l/4 इसका 2 पॉइंट हो गए क्या? तो इसको थोड़ा और पहले ले आओ तो कितना आ जाएगा, ये सेंटर से थोड़ा आगे और उस पॉइंट से पीछे, तो 3l/ ऐसा करते हैं 2l/3 करते हैं, हाँ सही है। तो चलो एक लोकेशन ले लेते हैं 2l/3। इनका एक्सीलरेशन सबका पूछ रहा है, ये लो जी, इसको तो b के नाम से बुला दिया, इसको उसने a ऑफ Cm के नाम से बुला दिया, सही है क्या, Cm के नाम से, बाकी तो सब है। तो मतलब इसमें दो कितनी अच्छी अच्छी वैरायटी है कि एक हमने रॉड को 2 स्ट्रिंग से कनेक्ट कर रखा, एक को कट किया, कट करने के तुरंत बाद अल्फा बताओ, कर ले जाओगे। कट करने के बाद आप पहले ट्रांसलेशनल इक्वेशन बनाओगे जिसमें सेंटर ऑफ मास पर आपका ध्यान होगा, और जब आप ये इक्वेशन लिखोगे तो वहां पर a न लिख करके a ऑफ Cm लिखना, फिर a ऑफ Cm की वैल्यू l/2 इंटू अल्फा लिखना है, इसको इसमें पुट कर देना, एक रिलेशन आ जाएगा, और फिर आप एक टॉर्क की इक्वेशन लिख देना, टाउ जोड़ा अल्फा, और फिर उनको सॉल्व कर लेना। क्लियर? ये वाला भी सेम है, बस जहाँ जहाँ T1 लिखा है या T1 डैश लिखा है वहाँ वहाँ NA चल जाएगा। अब इसमें बहुत सारी वैरायटी बनाई जा सकती है, और वो दिखाता हूँ। और आपसे अगर ये पूछे जाएँ अलग अलग क्वेश्चन, खूब क्वेश्चंस हैं, और वहाँ आपको दिक्कत हो तो फिर ये बड़ी बात हो जाएगी। देखो भाई, ये एक रॉड है, यहाँ से और स्ट्रिंग इस बार ऐसे कनेक्ट कर दिए लोग, उसकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं। ये यहाँ से l/4, ये यहाँ से l/6, ये कोई पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, ये O1, ये पॉइंट O2। पहले तो अभी के बताओ फोर्सेस, पहले अभी, और फिर इसके बाद कह रहा है इसको हम कट करने वाले हैं। कट करने के बाद P के अबाउट बॉडी रोटेट करेगी, अल्फा बताओ। अल्फा के बाद सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन बताओ, A का एक्सीलरेशन बताओ, B का एक्सीलरेशन बताओ। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्यों जी, देख लो थोरली कैसे करेंगे इसको। नीचे क्या लगाएंगे, यहाँ पर सेंटर पर
mg, यहाँ क्या लगाएंगे T1, यहाँ क्या लगाएंगे T2। क्या इस बार T1 T2 सेम आएगा? नहीं, पिछली बार क्या आया था सेम, क्योंकि पोजीशंस क्या थी सेम। इस बार सेम नहीं आएगा। आप करोगे क्या? हाँ, दे ही देते हैं आपको। चलो अपना टैलेंट दिखाओ आप। पहले तो मुझे अभी के T1 T2 चाहिए और कट होने के बाद के चाहिए। चलिए, और अल्फा चाहिए, है ना। और देखो कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जिनके पास सारे क्वेश्चंस के आंसर हों, है ना। देखो क्वेश्चंस कितने हैं इस पर। हाँ जी, T1 डैश इसको हटा दो, इसके अबाउट रोटेट कर रही है बॉडी। ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ मास है। फाइंड, देखना भाई, T1 T2 T1 डैश अल्फा A ऑफ A, A ऑफ B, A ऑफ C। इतने क्वेश्चंस हैं, इतने सारे क्वेश्चंस हैं। 4 mg बाई 7। चलो T2 बताओ, 3 mg बाई 7। चलो भाई T1 डैश बताओ, T1 डैश कट होने के बाद 4 mg बाई 7 सेम आ रहा है। अच्छा, अभी चेक कर लेंगे। और अल्फा बताओ कितना? 12g बाई 7। A ऑफ A, एल भी नीचे लगाना है, चलो ठीक है। और A ऑफ A इसमें बताओ, A ऑफ सेंटर ऑफ मास 3g बाई 7। चेक करते हैं, देखो। तो शुरू करते हैं इसका डिस्कशन। देखना, सबसे पहला काम, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू mg। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ट्रांसलेशनल के हिसाब से। रोटेशनल के हिसाब से ये पॉइंट P है, P के अबाउट टॉर्क बैलेंसिंग करा दो। ये टॉर्क नहीं देगा, mg टॉर्क देगा, mg इंटू L बाई 4। ये डिस्टेंस L बाई 4 है, माइनस T2 इंटू ये डिस्टेंस यहां से, ये डिस्टेंस, ये L बाई 4 है और ये कोई डिस्टेंस बताए, ये L बाई 6 है, तो ये कितनी आ रही है L बाई 3। बहुत बढ़िया। तो mg का टॉर्क क्लॉकवाइज, T2 का टॉर्क ये आ जाएगा L बाई 3 इज इक्वल टू, भाई ये तो क्लॉकवाइज टॉर्क हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, लेकिन ये L बाई 3 प्लस L बाई 4 भी तो करेंगे। कितना आ जाएगा 7 L बाई 12 इक्वल टू, बताओ आई अल्फा। आई किसका? इस रॉड का। अब मुद्दा है कि आई हम इसके अबाउट लिखेंगे और सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमको पता होता है। कितना होता है ml स्क्वायर बाई 12। इसकी डिस्टेंस कितनी है L बाई 4। तो जल्दी से बताओ कितना लिखा जाएगा, mg L बाई 4 माइनस, हाँ अच्छा अभी तो जीरो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसके बाद कितना कर देंगे 0। तो चलो बताओ एक बार क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, mg इंटू L बाई 4 दैट विल बी इक्वल टू T2 इंटू 7L बाई 12। यहां से LL कैंसिल आउट। बताएं जरा T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इसको 3 बना देगा। कितना आ जाएगा 3 mg बाई 7। पक्का, ठीक है, इसमें पुट कर दो। तो T2 पता है हमको, तो T1 कितना आएगा, ये आ जाएगा mg माइनस T2 की वैल्यू 3 ऑफ mg बाई 7। तो जल्दी से बताएं 4 ऑफ mg बाई 7। ये तो आपके आंसर क्या है, परफेक्ट है। T1 की वैल्यू 4 mg बाई 7 और T2 की वैल्यू 3 mg बाई 7 परफेक्ट है। ठीक है, कट करने के बाद ये सिचुएशन आ गई है। इसमें नीचे क्या लग रहा होगा, यहाँ mg, इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन a ऑफ cm। चलो पहली इक्वेशन बताओ, mg माइनस T1 डैश इज इक्वल टू m इंटू ए cm। तुरंत आप a ऑफ cm की वैल्यू लिखो। तो देखो मैंने इसलिए क्वेश्चन चेंज किया है कि पिछली बार L बाई 2 अल्फा थी ना, इस बार L बाई 2 अल्फा नहीं होगी। क्यों, हमें ये डिस्टेंस लेनी है, इसके अबाउट बॉडी रोटेट हो रही है। ये डिस्टेंस कितनी है L बाई 4, तो क्या आएगा L बाई 4 इंटू अल्फा। इसलिए कह रहा था सीखना पड़ेगा आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, फिर सॉल्व करेंगे। चलिए इन दोनों को सॉल्व कर ही लेते हैं ना। mg माइनस T1 डैश इज इक्वल टू m टाइम्स, बताना जरा। हाँ
एल अल्फा बाई 4। इक्वेशन नंबर थर्ड, ये फर्स्ट है, सेकंड है, ये थर्ड है। सही है, ठीक है। ट्रांसलेशनल इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं टॉर्क की। तो टाउ अबाउट पी कितना लिखना चाहिए, आई अल्फा। सही है, चलो पी के अबाउट टॉर्क बताओ। T1 डैश देगा क्या, नहीं देगा, कौन देगा, केवल mg। लिखें mg इंटू एल बाई 4। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, किसके अबाउट, p के अबाउट, एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल बाई 4 का होल स्क्वायर। सही लिख रहा हूं, क्यों, आई ऑफ सी एम फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, m इंटू एल बाई 4 का होल स्क्वायर इंटू बताओ अल्फा। इससे डायरेक्ट अल्फा निकल आएगा। कोई बताएगा अल्फा कितना आया इससे, कितना, 12 g बाई 7l, ये निकाल कर जो है आप लोगों ने फाइनलाइज किया है। चलिए ये अल्फा निकल आया। अब क्या करें, इस अल्फा को a ऑफ सी एम में पुट कर दो, तो इसमें तो l कैंसिल हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड हो जाएगा, कितना जाएगा a ऑफ सी एम, देखो l बाई 4 इंटू अल्फा कितना जाएगा, हाँ l बाई 4 इंटू 12 g बाई 7l। सॉल्व करो इसको, कैंसिल कर देगा, ये कैंसिल कर देगा, 3g बाई 7। a ऑफ सी एम ये आपने निकाला है, ये भी सही है भाई। अब आ जाओ क्या, T1 डैश, mg माइनस T1 डैश इज इक्वल टू ml बाई 4 इंटू अल्फा। अल्फा बताएं, 12g बाई 7l। सही है, चलो इसको सॉल्व करो। T1 डैश, L से L कैंसिल आउट, इसको 3 बना देगा, mg माइनस 3 mg बाई 7, तो mg माइनस ये उधर जाएगा लेफ्ट साइड में, तो 3 mg बाई 7। सॉल्व करो, 4 ऑफ mg बाई 7। ये करेक्ट, ये भी आंसर क्या है, करेक्ट है। सही है ना, सही है। तो पहले T1 कितना था, 4 mg बाई 7, अभी भी कितना है, 4 mg बाई 7, कोई दिक्कत नहीं। सही है, बाकी सब भी सही होंगे अब तो, क्यों, a ऑफ a की वैल्यू कितनी आएगी, इधर ऐसे अल्फा इंटू कितना, l बाई 4 कर देंगे, और a ऑफ b कितना आएगा इस तरफ, वो कैसे निकालेंगे, मतलब यहाँ की बात करें अगर तो, यहाँ की नहीं, यहाँ तो दोनों स्ट्रिंग्स कनेक्टेड हैं। यहाँ की बात करोगे a ऑफ a, यहाँ की बात करोगे a ऑफ b, ये कितना लिखोगे, l बाई 4 अल्फा, ये कितना लिखोगे, इस जगह से डिस्टेंस टोटल 3l बाई 4, तो 3l बाई 4 इंटू अल्फा, वैल्यू रख दोगे आंसर निकल जाएगा। तो अब मैं मान के चलूं कि रॉड को कब कहीं भी 2 स्ट्रिंग से वो कनेक्ट करे और फिर किसी एक स्ट्रिंग को कट करे, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ज्यादा से ज्यादा 1-2 क्वेश्चन तुम्हारे रास्ते में मिलेंगे प्रैक्टिस में, तुम्हारी जो मटेरियल है उसमें शायद 2-4 क्वेश्चन पड़े हुए, लेकिन वो हो जाएंगे अच्छे से, है ना। एक इस पर और वैरायटी थोड़ी सी बढ़ा देता हूं, फिर ये तैयार है। सही है, चलो देखो, चलने दो, चलो जी आओ देखो। ये एक, अच्छा एक और बात बता देता हूं मैं, फिर आगे बढ़ता हूं कि अगर कोई बॉडी है, इसमें अगर अल्फा के अबाउट कोई बॉडी रोटेट हो रही है, तो मैंने आपको बता दिया कि इस पॉइंट का एक्सीलरेशन कैसे लिखोगे। लीनियर एक्सीलरेशन के लिए r परपेंडिकुलर जाते हो आप, और मान लो ये r1 है ना, तो आप 90 डिग्री एंगल पर a1 लिख देते हो, और a1 आता है r1 अल्फा। ये सही है, ठीक है। इसका भी लिख देते हो आप, इसका भी लिख देते हो, इसका भी लिख देते हो, इसका भी लिख देते हो, सबका लिख देते हो। इसी तरह अगर ओमेगा होता तो बताओ फिर V1 कैसे लिखते, V1 R1 ओमेगा। ओमेगा भी सबका सेम होता है, अल्फा भी सेम होता है और ओमेगा भी सेम होता है। सुन रहे हो क्या, V2 होता R2 ओमेगा, ये डिस्टेंस R2 होती, और A2 होता R2 अल्फा। तो आपको कई बार परेशान करने के लिए, ये पॉइंट P1 है, P2 है, तो अल्फा ऑफ P1, अल्फा ऑफ P2 डॉट डॉट, अल्फा ऑफ कोई भी ले लो आप, Pn, ऑल आर सेम अल्फा। उसी तरह ओमेगा का हाल है, ओमेगा ऑफ P1 P2 वैसे तो अंडरस्टूड होता है, लेकिन कई बार बोल देना बेहतर है, ठीक है, कि ओमेगा सबका सेम होता है, लेकिन V सबका सेम नहीं होता है।
सेम हो सकता है क्या v सेम? मैग्नीट्यूड के मामले में सेम हो सकता है, जैसे ये डिस्टेंस r1 है, ये डिस्टेंस r1, अब इसका एक्सीलरेशन क्या आएगा? r1 अल्फा ही तो आएगा, जो इसका है, लेकिन क्या डायरेक्शन सेम है क्या? नहीं, ये वन डैश है, तो मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, डायरेक्शन नहीं। ऐसे दो पॉइंट्स नहीं मिल सकते जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है। सही है? अभी जो आपने क्वेश्चन किया, मैं उस पर एक बात और बताता हूं कि सोचो, अच्छा मैं इसको रफ कर रहा हूं, दो स्ट्रिंग कनेक्टेड थी, जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था, इसको हमने कट कर दिया। कट करने के बाद ये पॉइंट A है, ये कोई पॉइंट P1 है, ये P2 है, ये C है, ये P3 है, ये B है। कट करने के बाद बॉडी रोटेट होने लगी। मैं आपसे पूछूं, ये बात तो कंफर्म है कि अल्फा ऑफ A 0 है, ओमेगा ऑफ A 0 है, जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट हो रही है। मैं पूछूं, मैं आपसे अल्फा ऑफ P1 बताओ, अल्फा ऑफ P2 बताओ, अल्फा ऑफ P3 या C बताओ, सेंटर ऑफ मास, अल्फा ऑफ P3, ये सब के सब अल्फा सेम थे। सही बात है? लेकिन एक्सीलरेशन के मामले में चीजें अलग थी। A1, A2, A3 है ना, या AC, AP3 और इसका क्या था? AB था। मैं पूछूं, अच्छा ओमेगा कितना था? जस्ट इसको कट करने के बाद ओमेगा कितना था? 0 या नॉन 0? पहले इतना बता दो, वैल्यू तो बाद में निकाल लेंगे। कट करने के तुरंत बाद 0 होगा। कितने लोग कह रहे हैं कि कट करने के तुरंत बाद ओमेगा 0 होगा? कुछ लोग हैं। ये बिल्कुल वही केस है भाई, जैसे किसी पार्टिकल को किसी हाइट से आप छोड़ते हो, तो किसी पार्टिकल को किसी हाइट से जब छोड़ते हो ना, तो छोड़ने के तुरंत बाद एक्सीलरेशन होता है कितना? g, वेलोसिटी 0 होती है। तो कट करने के तुरंत बाद यहाँ पर ओमेगा क्या होगा? t = 0 प्लस की बात कर रहा हूँ, छोड़ने के तुरंत बाद ओमेगा कितना होगा? ओमेगा ऑफ P1, ओमेगा ऑफ P2। पहली बात तो सब क्या होंगे? सेम होंगे, और ऊपर से कितना होगा? 0 होगा। तो किसी के बाद वेलोसिटी नहीं फिर होगी, क्योंकि V1 की वैल्यू तो R1 ओमेगा होगी, V2 की वैल्यू R2 ओमेगा होगी। समझ रहे हो ना? इनके सबका एक्सीलरेशन तो होगा R1 अल्फा, R2 अल्फा, R3 अल्फा, समझ रहे हो, या RCM अल्फा, R3 अल्फा, यहाँ पर RB अल्फा। एक्सीलरेशन सबके पास है, अल्फा सबके पास है, ओमेगा किसी के पास नहीं है। और ओमेगा सबका 0 है, तो फिर वेलोसिटी 0 है कट करने के तुरंत बाद। मान लो पूछ ही दे, कट करने के बाद सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बताओ, अजी 0 है, B की वेलोसिटी बताओ, 0 है। चाहे ओमेगा पूछो और चाहे लीनियर वेलोसिटी पूछो, वो बात अलग है कि थोड़ी देर बाद ये रॉड घूमते घूमते क्या हो जाएगी? वर्टिकल हो जाएगी। और वर्टिकल जब होगी तो अच्छा बताओ, उस समय इसके पास वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी? हाँ, अच्छी खासी होगी। ये ओमेगा भी वो पूछता है, इसको भी सीखेंगे, है ना, लेकिन अभी नहीं। सही? हाँ, ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में आएगा, तो सिखाएंगे आपको। तो ओमेगा का भी मैंने डिस्कशन कर दिया। क्लियर? अब सुनो जरा, इसी वैरायटी का है इसलिए बता रहा हूं। ये एक रॉड है, ये एंगल थीटा है, बस ये अच्छी लिमिट है इसकी। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B, इसको किसी ने पकड़ रखा है और यहां से इसको रेस्ट से छोड़ा जाता है, रिलीज फ्रॉम रेस्ट। ये इसका क्या है? सेंटर ऑफ मास। वो कहता है जब हम इसको रेस्ट से छोड़ते हैं तो छोड़ने के तुरंत बाद यहां का पावरटेड पॉइंट का फोर्स बताओ, अल्फा बताओ, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन बताओ, B का एक्सीलरेशन बताओ, वगैरह वगैरह। क्या क्या पूछ सकता है ये पूछ सकता है अल्फा, ये पूछ सकता है फोर्स इस जगह पर,
जो पाइवोटेड पॉइंट पे फोर्स था वो जस्ट आफ्टर रिलीज। तो एक बार फोर्स की बात हो सकती है F, और बताओ A ऑफ CM, A ऑफ B, ये मेन चीजें 4 पूछ सकता है वो, है ना। करना चाहोगे आप लोग? तो आप में से कई लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया होगा। इसमें जनरली ऐसा होता है स्टूडेंट, ये फोर्स F ऊपर लगा देता है, इसको N भी कह सकते हो, बात बराबर है, और mg डाउनवर्ड लगा देता है। ये सही है? mg लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, ये लगाने में कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा एक हिस्सा है कि सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन दिखाना। तो कई बार स्टूडेंट इसका एक्सीलरेशन डाउनवर्ड दिखा देता है। सही है? आप लोगों ने, कितने लोगों ने ऐसा किया है कि mg नीचे लगाया है, f ऊपर लगाया और a ऑफ cm नीचे लगाया है? पक्का ये किया है? दो, यही एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अगर आपसे कहूं कि कोई बॉडी और ऐसे रोटेट हो रही है और इस पॉइंट का मैं आपसे कहूं कि अल्फा तो ये है, तो एक्सीलरेशन किस तरफ होगा यार? लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर होगा ना। तो एक सबसे बड़ी गलती होने के ये चांस है। बस इसमें यही इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो खास है। चलो बताओ, इसका जो एक्सीलरेशन होना चाहिए ए, वो किधर होना चाहिए? इस तरफ होना चाहिए, ए ऑफ सी। अब रही बात यहां पर फोर्स की, तो फोर्स को लेकर के आप ऐसा किया करो कि ये थीटा दिखा रहा है उसने, है ना। अब एक काम ये किया करो कि इस जगह पर ऐसे फील करो कि एक फोर्स इस तरफ लग रहा है NX और एक लग रहा है NY। क्या लग रहा है? एक तो NX लग रहा है और एक NY, दो फोर्स मान लो। अब इनमें से हो सकता है कि कोई एक फोर्स 0 हो जाए, अगर नहीं होगा तो जैसे यहां पर इस वाले क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो इस क्वेश्चन में भी अगर ऐसा करते हम कि आप एक तो क्या मान लेते, NY मान लेते, और एक क्या मान लेते, NX मान लेते, फिर जब वर्किंग करते ना आप, तो अपने आप पता चल जाता है कि NX 0 है। कैसे? mg किधर था? नीचे। एक्सीलरेशन किधर था? नीचे। इसके BD बनाओ तो नीचे क्या लग रहा है? mg। ऊपर कितना लग रहा है? ny। और राइट साइड कितना लग रहा है? nx। और एक्सीलरेशन किधर था? बताओ जल्दी से। ACM डाउनवर्ड। अब जब एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है ही नहीं, तो nx की वैल्यू कितनी आएगी? 0। तो जो वहां होगा वो ny होगा, वही n होगा। यहां सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं है, mg तो है, तो कुछ इधर माना गया है। लाइन ज्वाइनिंग के क्या? परपेंडिकुलर। ये आपका क्या है? ny। ये क्या है? nx। अब कुछ nx आएगा, कुछ ny आएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर, पाइवोटेड पॉइंट पर जो फोर्स है। सही है ना? चलो बनाते हैं इसकी अब BD। अब देखो, एक तो आसान हो गया पहले तो इतनी छोटी सी बात डिस्कस कर देने से। चलो बनाते हैं BD। नीचे बताएं जल्दी से mg, ऊपर बताएं ny, ठीक है। और एक बताएं राइट साइड में कितना? nx। क्या इसके अलावा और कोई फोर्स लग रहा है? एक है nx, एक है ny और एक है mg, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है। एक्सीलरेशन के बारे में बताओ क्या कहना है? ये लग रहा है आपका ACM। वो बात अलग है कि ACM की वैल्यू L/2 इंटू अल्फा है, ठीक है। एंगल की बात करेंगे तो एंगल भी निकाला जा सकता है। ये कितना है? थीटा। ये कितना आएगा? 90 माइनस थीटा। ये कितना आएगा? थीटा। ये थीटा है। क्या करना चाहिए? किसके कंपोनेंट कर देने चाहिए? ACM के। बताओ ये कितना आ जाएगा? ACM cos थीटा डाउनवर्ड बताएं, ACM sin थीटा। थीटा ये वाला है क्या? चलो तो इसको थीटा कनेक्ट कर देते हैं। देखें तो अगर यहाँ पर ये थीटा है तो फिर ये वाला एंगल थीटा दिखेगा। बताओ जरा इस जगह पर क्या आ जाएगा? ACM cos थीटा। यहाँ क्या? ये कैसे हो रहा है यार? कैमरे की ये केमिस्ट्री क्लास है, तो इसका बताऊं अभी? चलो देखो इधर। ओके, तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा A ऑफ CM cos ऑफ थीटा, और ये आ जाएगा A ऑफ CM sin ऑफ थीटा। परफेक्ट। तो इक्वेशन बताओ फटाफट। ये आ जाएगा mg माइनस ny इज इक्वल टू m टाइम्स ACM cos ऑफ थीटा। सही है? और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या आ जाएगा इक्वेशन? nx इज इक्वल टू m ऑफ ACM sin ऑफ थीटा।
ये F इज इक्वल टू क्या, ma, ये एक्सीलरेशन है। वो बात अलग है कि ACM की वैल्यू साथ साथ में क्या पता है हमको, A ऑफ CM की वैल्यू L/2 इंटू अल्फा पता है। ये सही है क्या? तो एक बहुत बड़ा स्टेप तो यहां से कवर हुआ, इसका ACM सही डायरेक्शन में लेना। फिर हमने उसके जो है कंपोनेंट कर दिए और इक्वेशन बना लिए। दूसरा है टॉर्क की इक्वेशन, टाउ अबाउट A इज इक्वल टू कितना, I अल्फा। सही है? बताओ टाउ कौन देगा, NY देगा नहीं, NX देगा नहीं, केवल mg देगा। कितना देगा mg का टॉर्क, ये देखो mg ऐसे जा रहा है, तो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस कोई बताए, L/2 cos थीटा, तो आ जाएगा L/2 cos थीटा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज टू इक्वल टू, बताओ आई ml²/3 या कुछ और, इस पॉइंट के अबाउट। हाँ बिल्कुल सही है, ml²/3 इंटू अल्फा। बताओ यहां से अल्फा डायरेक्ट निकल रहा होगा, mm कैंसिल आउट, एक l कैंसिल आउट, 3g cos ऑफ थीटा बाई 2l, दिस इज योर अल्फा। अल्फा निकल जाए a ऑफ cm L/2, देखो जरा l कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे 2 की जगह 4 बन जाएगा, 3g cos थीटा बाई 4, अल्फा मिल गया, ACM मिल गया। अब NX देखो जरा डायरेक्ट दिख जाएगा आपको, m इंटू साइन थीटा ACM, कितना आ जाएगा ये 3, बताओ जरा ACM की वैल्यू लिखी हुई है, तो एक काम करते हैं इसमें m इंटू ACM की ये वैल्यू लिखी हुई है, तो m इंटू साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है केवल, तो m इसमें कर दें, साइन थीटा और कर दें, तो 3mg साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई 4, दैट्स योर आंसर। मैंने देखो m इंक्लूड कर दिया, साइन थीटा इंक्लूड कर दिया, थोड़ा सिस्टमैटिक लिख दिया है बस, क्यों, वरना लिखा होता अभी कैसे, हमने m लिखा होता, फिर ये वैल्यू लिखी होती मल्टीप्लाई में, फिर साइन थीटा लिखा होता, तो उसको रीऑर्डर करते तो ऐसे ही कुछ हो जाता। ये NX आ गया। NY बताए कोई, NY के लिए mg माइनस m ऑफ ACM cos ऑफ थीटा, अच्छा mg माइनस m a ऑफ cm की वैल्यू 3g cos ऑफ थीटा बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई cos ऑफ थीटा, यहां से mg कॉमन ले लो, 1 माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा बाई 4, दैट इज योर NY। अब अगर थीटा पता हो तो मान लेते हैं 60 डिग्री या 30 डिग्री, तो NY साफ दिख जाता, NX साफ दिख जाता, n की वैल्यू अंडर रूट ऑफ NX स्क्वायर प्लस NY स्क्वायर। क्लियर? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है इस मामले में कि बॉडी को हम छोड़ते हैं, उसके तुरंत बाद अल्फा बताओ, एक्सीलरेशन बताओ, वगैरह वगैरह। ओमेगा कितना होगा, 0। अब इसमें हालांकि क्वेश्चन और अच्छा बन सकता है, छोड़ने के बाद जब ये हॉरिजॉन्टल हो जाए तब अल्फा बताओ, ओमेगा बताओ, तो तब क्या होगा, तब जो ओमेगा होगा वो 0 नहीं होगा। सीखेंगे आगे, है ना, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो टॉर्क कंप्लीट, इसके सारे एप्लीकेशंस कंप्लीट। सही है, ओके, इसको यहां से लॉक कर दो। इसमें क्वेश्चन पूछूंगा, चैलेंजिंग रहेगा तुम्हारे लिए, एक ही क्वेश्चन पूछूंगा और चैलेंज है कि तुमसे गलती होगी, और जो जो गलती करेगा इस बार तुरंत नगद पैसे ले लूंगा मैं। सही रहेगा? अरे रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे हो, ये पता चल जाएगा लोग। चलो देखो, ओके, तो स्टार्ट करते हैं, यहां से देख लो। अब अपन इस यूनिट में थर्ड पोर्शन पर एंट्री कर रहे हैं जिसका नाम है एंगुलर मोमेंटम। तो बात करेंगे हम लोग एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल की, बॉडी की या फिर सिस्टम की। हम 3 तरह की चीजों का एंगुलर मोमेंटम पढ़ सकते हैं, और यहां भी वही बात है, या तो पढ़ेंगे हम अबाउट अ पॉइंट या पढ़ेंगे अबाउट एन एक्सिस। तो सबसे पहले हेडिंग क्या पड़ेगी, जरा देखो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, बॉडी और क्या, सिस्टम, अबाउट अ पॉइंट और अबाउट एंड अबाउट एन एक्सिस। इतना सब कुछ हमें पढ़ना है, ठीक है। चलिए
सबसे पहली हेडिंग क्या पड़ेगी इसमें? पहली हेडिंग एंगुलर मोमेंटम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अबाउट अ पॉइंट, अबाउट अ पॉइंट। चलो जी, ये सबसे पहली हेडिंग। कितना काम है अपने पास? अभी अबाउट अ पॉइंट है, नहीं अभी पार्टिकल का है अबाउट अ पॉइंट, फिर आएगा अबाउट एन एक्सिस, पार्टिकल खत्म हो जाएगा, फिर बॉडी का अबाउट अ पॉइंट, अबाउट एन एक्सिस, फिर सिस्टम का। तो एंगुलर मोमेंटम लिखना आएगा, फिर आएगा उसका एप्लीकेशन, जिसमें एक सबसे बड़ा एप्लीकेशन क्या है बताया गया? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, सबसे बड़ा एप्लीकेशन। और फिर ये टॉपिक कवर होता है जाकर के, है ना। कुछ और एप्लीकेशंस भी हैं, कवर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग तो समझ गए होंगे ना? जगह के हिसाब से मैं इसको मैनेज कर लेता हूँ। मैं एक बार इसको हेडिंग को रफ कर दूं, मुझे जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, सही है। चलो देखो, तो बात होने जा रही है एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल का मतलब है पॉइंट पार्टिकल, है ना, अबाउट अ पॉइंट। चलो जी, सोचो कि यहां पर एक पार्टिकल है जिसका मास m है। अब शांत हो जाओ, बिल्कुल एकदम ध्यान से पढ़ो भाई। पॉइंट पार्टिकल है m मास का। वैसे तो मैंने इसको इनिशिएट करने से पहले इसका बेस तैयार कर रखा है, और ये देखिए भी सामने आपके आएगा और ये समझ में आ जाएगा, तैयार हो जाएगा तुरंत, पहले से इसका बेस तैयार है। पता नहीं आपको, वो बात अलग है। तो एक पॉइंट पार्टिकल है, मास m है, वेलोसिटी v है, इसका लीनियर मोमेंटम कितना होगा? mv। इस पॉइंट के अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम चाहिए। आप इससे इसके ज्वाइनिंग वेक्टर ड्रॉ कर दो, r। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ गिवन पार्टिकल अबाउट o is can be written as r क्रॉस p। कुछ याद आएगा आपको। देखो, वहां r क्रॉस f करने से टॉर्क बनता था। f देखा जाए तो लीनियर वेरिएबल था, और जो टॉर्क था वो रोटेशनल वेरिएबल था, सही है ना। यहां पर p क्या है? लीनियर वेरिएबल है। p की जगह वैल्यू हम जानते हैं mv, तो आप रख सकते हैं m इंटू वी। स्केलर क्वांटिटी क्रॉस प्रोडक्ट से बाहर आ जाएगी, सही है क्या? r क्रॉस v। इसको ओपन करिए आप, r v साइन थीटा। अब थीटा कौन है इसको दिखाना पड़ेगा। आगे आप r वेक्टर फिर से ड्रॉ कर दीजिए, ये थीटा होगा, तो थीटा के बारे में क्लियर है कि थीटा कौन है? द एंगल बिटवीन वेक्टर r एंड वेलोसिटी वेक्टर और लीनियर मोमेंटम वेक्टर। ठीक है, इसको थोड़ा तमीज से लिखिए, तो एम वी आर साइन ऑफ थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ एल। वैसे तो देखो बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाएगा यदि आप ये नहीं बताते हो कि किसके अबाउट की बात कर रहे हो। अबाउट इसको तीन तरह से देखा जा सकता है। पहला वो जो तरीका था एम वी आर साइन थीटा, जिसमें क्या क्या पता हो? पार्टिकल का मास पता हो, स्पीड पता हो, ज्वाइनिंग वेक्टर की और वेलोसिटी के बीच में एंगल पता हो, एम वी आर थीटा सब पता हो, कर लो। दूसरा एक तरीका था, v के कंपोनेंट करो आप, एक v कॉस थीटा, दूसरा v साइन थीटा, ये ज्वाइनिंग डिस्टेंस है, ये o है। देख लीजिए आप, टॉर्क अगर आपने अच्छे से लिखना सीख लिया ना तो पीछे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एंगुलर मोमेंटम लिखने में आप बढ़िया माहिर हो जाओ तो पूरी रोटेशन आपके कंट्रोल में है, पूरी रोटेशन। जितना टॉर्क पढ़ाया है, जितना लिखना सिखाया, वो सफिशिएंट है किसी भी लेवल में पहुंचने के लिए। इसी तरह बस ये दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरी मैकेनिक्स के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। डायरेक्शन का मामला फंस जाता है, लिखने में दिक्कत आती है, बहुत बार क्लियरिटी ही नहीं होती है। तो दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं पूरी मैकेनिक्स के। रोटेशन के तो खैर ये हैं ही। तो चलिए बात करते हैं, मास m है, v साइन थीटा है, ये o है। बताओ कैसे करोगे? m v r साइन थीटा लिखा था ना, इसको थोड़ा ऐसा लिखा मैंने, m इंटू r v साइन थीटा। और फिर मैंने कहा ऐसा करते हैं ना, v साइन थीटा को क्यों नहीं अपन v परपेंडिकुलर बोल देते हैं।
तो ऐसा फीलिंग आ रहा है जैसे m लिखा है, मास लिखा है और v परपेंडिकुलर लिखा है, दिस इज द वैल्यू ऑफ l। आंसर वही है, लिखने का तरीका बदल दिया है। तीसरा मैं क्या करने वाला हूं, शायद आप ज्यादातर लोग समझ गए अब, क्यों जी? हाँ जी, ये वेलोसिटी है, ये मास m है। वेलोसिटी की लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करो, इसको नाम बताओ क्या देंगे? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये आगे एंगल थीटा था, ये डिस्टेंस r थी, ये भी एंगल थीटा होगा। r के दो कंपोनेंट कर लो, ये वाला पार्ट पता कितना आएगा? ये r है तो ये आएगा r cos थीटा, और ये वाला बताओ कितना आएगा? r sin थीटा। ये पॉइंट O है, तो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये है r sin थीटा, इसको हम r परपेंडिकुलर कह सकते हैं। ये मास है, ये वेलोसिटी है। और अब इसी फॉर्मूले को एम वी आर साइन थीटा को इस तरीके से देखा जा सकता है, एम इंटू वी आर साइन थीटा। एम इंटू वी, इसको क्या लिखोगे? आर परपेंडिकुलर। दिस इज द एल अबाउट। इसमें से ज्यादा प्रैक्टिस या ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी गई? इसको दी गई। और इसको कुछ हमने इस तरह हाईलाइट किया कि ये पॉइंट है, ये एम है। तो सबसे पहला काम, आप अगर बात पॉइंट पार्टिकल की हो तो आप एक वेलोसिटी से होती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए जिसका नाम क्या होगा? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी। और किसी तरह आप इस पॉइंट से, अब पार्टिकल की नहीं, वेलोसिटी की नहीं, किसकी? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लीजिए। अगर आपको ये मिल जाए, एनी हाउ मास m है, तो आप l अबाउट O लिखने का तरीका होगा m इंटू वी इंटू आर परपेंडिकुलर। छोटी सी चीज, कईयों से देखना होगी नहीं। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना कईयों को नहीं आएगा। मैं इसमें क्या सिखा सकता हूं? देखो, पॉइंट से लाइन ज्वाइनिंग की जो डिस्टेंस होती है 90 डिग्री एंगल पर जो हो वो परपेंडिकुलर होती है। इसके अलावा और मैं क्या बोल सकता हूं? क्या लगता है? आपसे गलती नहीं होगी। लाइन ज्वाइनिंग से पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बस इसमें गलती मत करना, इसमें बचा ले गए आंसर आ जाएगा। सही है? चलो अच्छा, पॉइंट अगर यहां होता तो हमें इससे मतलब होता है, हम ऐसे ज्वाइन कराते हैं। हाँ, एक बात और समझ लो, इसमें वो सब चीजें भी सही हैं कि हमको तो ये आर चाहिए, फिर आपको ये वाला थीटा चाहिए होगा, उससे भी लिख सकते हो आप कि ये आर लो, फिर ये लो वी, फिर ये थीटा लो, या फिर केवल ये ले लो। सही ना? चलिए मान लेते हैं कि आप आर परपेंडिकुलर देख लिया करेंगे। ये तो हुई बात मैग्नीट्यूड की। डायरेक्शन की बात, फिर से वही तरीका, आर क्रॉस वी लिखा हुआ है, आर क्रॉस पी लिखो या आर क्रॉस वी लिखो, बात बराबर है। उसके लिए राइट हैंड थंब रूल, यू हैव टू स्ट्रेच योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ आर एंड रोटेट इट जस्ट such that V is to be just emerging vector from your palm, and then curl your fingers towards the velocity vector V, then thumb represent the direction of angular momentum. Clear? So here the direction of angular momentum is inward. तो अगर मैं यहां कहूं कि वेक्टर फॉर्म चाहिए मुझको तो एम वी आर साइन थीटा माइनस ऑफ के कैप, दिस इज द वेक्टर फॉर्म। सही है क्या? अब वही बात हो गई, देखो इनवर्ड ही तो बताया तुमने, और टॉर्क में भी मैंने इनवर्ड के बहुत सारे रास्ते बताए थे। क्या क्या थे बताएं? एक बार माइनस के कैप था, एक प्लस माइनस का साइन कन्वेंशन भी था, वो क्या था? अंदर के लिए प्लस, बाहर के लिए माइनस। एक और था क्रॉस और डॉट, तो क्रॉस क्या था? प्लस, क्रॉस इनवर्ड था, डॉट आउटवर्ड था। और एक तरीका था क्लॉक वाइज, व्हेन द सेंस ऑफ रोटेशन इज क्लॉक वाइज देन द
and direction of angular momentum is inward, or just vice versa statement is also correct. If the direction of angular momentum is inward, then the sense of rotation is clockwise. अब ये तुम शुरू से खेल रहे हो टॉर्क से ही कि कब कोई चीज रोटेट होगी किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सही है। उसमें जिस पॉइंट के अबाउट करे उस पॉइंट को कर दिया करो फिक्स, फिर फील किया करो कि पार्टिकल वो किस तरीके से रोटेट कर रहा है उसके अबाउट, या यूं मान लिया करो, ये लाइन भी बड़ी काम की है, कई बच्चों को हेल्प करेगी। सोचो कि ये पॉइंट जा तो सीधा रहा है, अगर आपको वास्तव में पता लगाना है तो कंफ्यूजन नहीं होना है तो जरा देखो क्या करना है, क्या करोगे आप, जा तो ये सीधा रहा है और ये पॉइंट है, आप ये लाइन में एज्यूम कर लिया करो कि ये पार्टिकल इसके अबाउट सर्कुलर मोशन करने वाला है, यहीं के बाद से बस जबरदस्ती का मान लिया करो, तो सेंस ऑफ रोटेशन में गलती नहीं होगी, वरना होती बहुतों को होती है, ऐसे ऐसे केस बन जाते हैं। और मैंने देखा है कि बहुत बच्चे परेशान हो जाते हैं कि हमको तो यही समझ में नहीं आ रहा है कब क्लॉकवाइज होगा कब एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये कैसे आप कर लेते हो, है ना, दिक्कत होती है बच्चों को। देखो जैसे कि मैं कुछ प्रैक्टिस कराता हूँ, ये पॉइंट है, ये पार्टिकल है, ये ऊपर जा रहा है और ये सीधा जा रहा है, जैसे मान लो यहाँ जा रहा है, अब इसको दिक्कत होती है यहाँ पर, यहाँ तो तब भी समझ में आता है कि इसके अबाउट क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ का थोड़ा परेशान करने लग जाता है, पार्टिकल यहाँ पर है, अब क्या करे वो तो सीधा जा रहा है ना, तो क्या मानो इस जगह के बाद इसके अबाउट, इसको सेंटर मानेगा वो, इसको सेंटर मानते हुए ये सर्किल करेगा। अब बताओ, अब जब सेंटर इसको बनाना है, सर्किल भी इस पे जाना है, तो ऐसे चलेगा ना। अच्छा अब सेंटर इसको बनाना है क्लॉकवाइज, समझ में आई बात। अब पक्का ना, बहुत अच्छी चीज है, ये परेशान करती है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में कई लोग उलझे रहते हैं, जो उलझ गए फिर वो निकल नहीं पाते, है ना। अब बताओ, और अगर ऐसा होता एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे कर रहा है वो, और अगर ऐसे चल रहा है क्लॉकवाइज, और यही पार्टिकल और यहां पर चला दें हम ऐसे, अब सही है क्या। हाँ, तो ये क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और अगर ये पार्टिकल का सेंस ऑफ रोटेशन समझ में आ जाए कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, उसके हिसाब से अगर क्लॉकवाइज हुआ तो क्या करोगे, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन इनवर्ड, और अगर क्या हुआ एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो आउटवर्ड। क्लियर। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। चलो, एक पार्टिकल है और v वेलोसिटी से कांस्टेंटली मोशन कर रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, ये डिस्टेंस है r1। थोड़ी देर बाद पार्टिकल यहां पहुंच गया, पोजीशन वेक्टर r2 बदल गया, वेलोसिटी नहीं बदली, θ2 भी बदल चुका होगा, θ1 भी बदल चुका होगा। तो O पॉइंट के अबाउट ये बताओ, जब पार्टिकल यहां P1 पोजीशन पर था, जब P2 पर था, तो एंगुलर मोमेंटम बदला या नहीं बदला, क्या कहते हो। एंगुलर मोमेंटम जब यहां था तब आप एक लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करोगे, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी ड्रॉ करोगे। बताओ आपको r1 θ1 इसके सहारे तो लिख ही सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या आप इसके सहारे भी लिख सकते हो, इसके d के सहारे, बताएं। तब जब पार्टिकल P1 पोजीशन पे था, बताओ क्या लिखोगे एंगुलर मोमेंटम, L, हाँ जी, अबाउट O व्हेन इट इज एट P1, लिखवाओ m v r1 साइन θ1, तो खैर लिख ही सकते हैं, लेकिन अगर मैं इस एंगल को θ1 कहूं, r1 के दो कंपोनेंट करूं, तो आप इसको लिख सकते हो m इंटू वी इंटू डी, ये भी सही है, परफेक्ट है कि नहीं। चलो, जब ये पार्टिकल P2 पर पहुंच गया, तब बताओ अबाउट O व्हेन इट इज एट P2, क्या कहते हो, m इंटू वी इंटू r2 साइन θ2, लेकिन इसको आप चाहो तो फिर से, वेलोसिटी तो v है ना, इसका मैग्नीट्यूड तो v रहेगा ना, m इंटू वी, अपने को इससे कोई मतलब नहीं, अपने को परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए,
डी लगा दो अभी भी। इसका ये मतलब हुआ कि अगर पार्टिकल का मैग्नीट्यूड वेलोसिटी नहीं बदल रही है, स्ट्रेट लाइन पर वो पार्टिकल जा रहा है, तो पार्टिकल जब यहाँ है, जब वो पार्टिकल यहाँ है, यहाँ है ना, जब पार्टिकल वो यहाँ है, तो भी बार बार हम क्या ड्रॉ करेंगे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो मास लेंगे और वेलोसिटी लेंगे। वेलोसिटी क्या है, बार बार, मान लो v0 है या v चल रही है लगातार, mv बार बार d लिखेंगे। जब पार्टिकल चलो अच्छा यहाँ से गुजर रहा था v से, तब बताओ आंसर कितना आएगा, mb d आएगा। जब पार्टिकल यहाँ से था तब थोड़ा सा और परेशान कर सकता है, तब तो वेक्टर ऐसा रहा होगा, हमें उससे मतलब नहीं है। अभी भी वैल्यू कितनी रहेगी, m इंटू वी इंटू डी। जब पार्टिकल यहाँ से आ रहा था तब m इंटू वी इंटू डी। तो ये स्पेशल डिस्कशन है, डिस्कशन नंबर 1। बताओ क्या रिजल्ट निकालने वाला हूं मैं। पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, हाँ कांस्टेंट, ना उसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है, ना उसकी डायरेक्शन बदल रही है, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पर मोशन कर रहा है। इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम हमेशा mvd रहता है। क्या डायरेक्शन बदलती है क्या, जब पार्टिकल यहां होता है तब चलो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन बताओ। अच्छा इस जगह पे सिखा चुका हूं अच्छे से। अब इसके अबाउट ये क्लॉकवाइज 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 क्लॉकवाइज, कभी डायरेक्शन बदली नहीं, बदली ना, डायरेक्शन बदली ना मैग्नीट्यूड बदला, मतलब एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो रिमेन कांस्टेंट। एल इज इक्वल टू, देखो मैं वेक्टर लगा के लिख रहा हूं, mvd माइनस ऑफ k कैप एंड रिमेन क्या, कांस्टेंट। कांस्टेंट के लिए मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों देख लेना। अच्छा, अगर यहां पर पॉइंट नंबर 2 की बात मैं करूं कि पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चलता है, वेलोसिटी बदल रही है, तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा या नहीं, आंसर दो। अगर वेलोसिटी लगातार बदल रही होती तो क्या ये पॉसिबल होता कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रह जाता। कई बच्चों के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि भाई अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रखना है तो वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना होगा, ताकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनी रहे, कांस्टेंट बनी रहे। क्योंकि अगर ये बदलेगा तो यहां हो जाएगा mv1 इंटू डी, यहाँ mv2 इंटू डी। तो जी समझ रहा हूं मैं क्या पूछना चाह रहा हूं, कि क्या ये कॉन्सेप्ट सही है कि एंगुलर मोमेंटम अगर कांस्टेंट बनाए रखना चाहते हैं तो पार्टिकल का कोई बात नहीं, इसने गिराई है अपने आप से या उसने किया है, तो अब बाद में निपट लेना मेरे बाद, है ना। चलो, तो जनरली स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि एंगुलर मोमेंटम अगर कांस्टेंट रखना है तो वेलोसिटी को भी कांस्टेंट रखना पड़ेगा। क्या कहना है आप लोगों का, मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज वेरिएबल, इज इट पॉसिबल द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट अबाउट एनी पॉइंट, पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। कैसे, देखो एक केस तो इसमें ए ले लो, ये v1 है और पार्टिकल की वेलोसिटी बाद में v2 हो गई, ये 10 मीटर पर सेकेंड है, ये 50 मीटर पर सेकेंड हो गई, ये 60 मीटर पर सेकेंड हो गई, ये 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। ये बात सही है कि O के अबाउट 100% एंगुलर मोमेंटम बदलेगा, मैग्नीट्यूड बदल रहा है। मैंने पॉइंट O डैश ले लिया, अब बताओ O डैश के अबाउट एंगुलर मोमेंटम 0, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं बचेगी। जब ये पार्टिकल यहां था तब 0, और जीरो बना रहना भी अपने आप में कांस्टेंट है, पहली बात। अच्छा, तीसरा, एक पार्टिकल को अपन करते क्या है, सर्कुलर मोशन करवाते हैं। बताओ वहां वेलोसिटी लगातार बदल रही है कि नहीं बदल रही है, लेकिन स्पीड कांस्टेंट है। क्या है, स्पीड तो भाई कांस्टेंट है, v0 यहां पर एंगुलर मोमेंटम बताओ ओके अबाउट
एम वी नॉट इंटू आर, यहां बताओ एम इंटू वी नॉट इंटू आर, यहां बताओ एम वी नॉट इंटू आर। अच्छा बताओ जब पार्टिकल यहां था और जब यहां था तब डायरेक्शन में कोई फर्क आया क्या एंगुलर मोमेंटम की? एम इंटू वी नॉट इंटू आर, तो मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, डायरेक्शन भी कांस्टेंट, मतलब एंगुलर मोमेंटम अभी भी क्या है? कंजर्व। तो जिन लोगों की भावना ऐसी बन गई कि वह वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, गलत। पॉइंट उसी लाइन में होना चाहिए तब वेरिएबल हो सकती है, ऐसा भी नहीं है। वेरिएबल कर लो आप, पॉइंट कुछ और ले लो तब भी कोई दिक्कत है। अब तो मैं ये कह रहा हूं पार्टिकल ऐसे जा रहा है, क्या कहते हो? अब ना सर्कुलर मोशन है ना स्ट्रेट लाइन है, बहुत बुरा हाल है। ये V1 है, ये V2 है, क्या कहें? हाँ, कांस्टेंट हो सकता है क्या? देयर इज अ पॉसिबल केस। मैटर ये करेगा कि इस समय एम V1 हाँ R1 साइन थीटा 1, ये पूरा डेटा एम V2 R2 साइन थीटा 2 इस पूरे डेटा के क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। यहां पर ऐसी वेलोसिटी हो जाए, ऐसा एंगल सेट हो जाए, देखो जरा ध्यान से, ये एंगल है थीटा 1, ये है R1, ये है वेलोसिटी V1, यहां पर ऐसा हो जाए, ये थीटा 2 V2 R2, ये सब पूरा सेटअप है ना, जो m के बाद का जो सेटअप है VR साइन थीटा, वो सब मिल करके V2 R2 साइन थीटा 2 की इक्वल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हो जाए तो, अब ये है कि नहीं है ये चीज पता लगाई जा सकती है, आगे एक लाइन में बोलूंगा तब जा करके वो कनेक्ट हो पाएगी। अभी तुम इतना कह सकते हो मे और मे नॉट बी कंसेप्ट, सही है ना? कांस्टेंट और कंसेप्ट, कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी। यहां तो 100% क्या है? कांस्टेंट है। अच्छा अगर स्पीड बढ़ रही होती तो 100% है, नहीं कांस्टेंट है। यहां पर वेलोसिटी बढ़ रही है, ओ के अबाउट में पूछ रहा हूं, 100% है, नहीं कांस्टेंट है, कौन सी बड़ी बात है? सही है क्या? तो ये एंगुलर मोमेंटम को हमने लिखना सिखा दिया, डायरेक्शन बताना सिखा दिया, मैग्नीट्यूड बता दिया, ठीक है। बस जीरो केस और बता देता हूं, फिर एक अच्छा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं, क्यों? पता चल जाएगा आपने कितने ध्यान से सुना है। चलो जीरो के लिए देखो वही बात है फिर से कि अगर उस पॉइंट से ही पास होके जा रहा है पार्टिकल, ये पॉइंट है, पार्टिकल ऐसे मोशन कर रहा है, अब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी उस पॉइंट से पास होके जाए, कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं आएगा। अब बताओ, नहीं आएगा? अब बताओ, नहीं आएगा? पार्टिकल वहीं हो या उसकी लाइन ऑफ एक्शन पास होके जाए, एंगुलर मोमेंटम नहीं आएगा। एक बात तो ये पॉइंट पार्टिकल के लिए, तो पॉइंट के लिए, अबाउट अ पॉइंट के लिए तो इतना काफी है कि वो पार्टिकल जो है उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी है वो उससे पास होके जाए, तो वो उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम नहीं बनाएगी। ये एक पार्टिकल है V0 का, O है, O1 है, ये डिस्टेंस D1 है, ये डिस्टेंस D2 है, पॉइंट O2 है, मास m है। चलो जी, हमें बताना था एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट O बताना था, अबाउट O1 बताना था, अबाउट O2 बताना था। क्या कहते हो? अबाउट O बताओ, 0 है, क्यों? लाइन ऑफ एक्शन पास होके जा रहा है। अबाउट O1 बताएं, हैं? 0, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। M V0 D1 प्लस और माइनस O1 के अबाउट प्लस, ये पार्टिकल इसको सेंटर मानते हुए अगर यहां से सर्कुलर मोशन करेगा तो कैसे चलेगा? अगर यहां से सर्कुलर मोशन करेगा तो ऐसे जाएगा ना, इसको सेंटर मानते हुए,
दैट इज एंटी क्लॉकवाइज टेकन एज नेगेटिव। या तो ऐसे लिखो या mv0d माइनस ऑफ k कैप लिखो। O2 के बाद बताओ। हाँ प्लस ऑफ k कैप। O2 के बाद लिखो, देखो जरा पहली बात तो प्लस लिखा जाएगा mv0d2 या फिर mv0d2 माइनस ऑफ k कैप। अगर k कैप पर खेल रहे हैं तो k कैप में हम आउटवर्ड डायरेक्शन को प्लस k कैप, इनवर्ड को माइनस k कैप कहते हैं। तो इस देखो इसके अबाउट ये बॉडी कैसे चलेगी, ऐसे। कंफ्यूजन क्यों हो जाता है, वो बस ये लाइन नहीं याद रखता है कि O1 को सेंटर बनाना है। तो O1 को सेंटर बनाना तब तो तुम्हें ऐसे चलाना पड़ेगा ना। कई सोचेंगे यार ऐसे जा रहा है तो ऐसे घुमा लो, भाई ये O1 है, ये पार्टिकल है, तो ऐसे चला के घुमाएंगे आगे ना क्लॉकवाइज। हो गए कंफ्यूज, सही है ना। हाँ ऐसे नहीं, लाइन ज्वाइनिंग करो और उसको रेडियस मानते हुए पार्टिकल को ऐसे घुमाओ तो ये सेंटर पर आ जाए एंटी क्लॉकवाइज। इससे करना है तो लाइन ज्वाइनिंग करो, यहीं से सर्कुलर मोशन करा दो तो क्लॉकवाइज आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। अगर ये दोनों डिस्टेंसेस सेम होती तो मैग्नीट्यूड सेम आते, डायरेक्शन सेम नहीं आती। रफ कर दें, एक क्वेश्चन लिखो कॉपी में, नया पेज ले लो, है ना। क्या हुआ, क्या हुआ भुवनेश, चलो आओ देखो, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, एकदम आपके लायक है ना। हाँ जैसा आप में टैलेंट है उस हिसाब से क्वेश्चन है। चलो देखो स्टार्ट करें। टाइम में दूंगा एकदम ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट बस। मेरे क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद केवल 1 मिनट मिलेगा। मेरे साथ साथ तो नोट कर लेना। बातें नहीं, एकदम शांत, अपनी अपनी कॉपी में करेंगे आप। बातें नहीं, अपना अपना करो, नोट बंद कर दो, बंद करो, गलत बात। तीसरा ऑप्शन ऐसे बना देता हूं, मुझे उसी से आंसर चाहिए जिसके दिमाग में चीजें चल रही हैं, ऐसे तुक्के वाले आंसर नहीं चाहिए। ये ज़्यादा ऑप्शंस मैंने बना दिए हैं, कुछ वजह है, मुझे आंसर एकदम क्लियर कट चाहिए। लो जी, स्टूडेंट जैसे जैसे सोच सकता है ना उस हिसाब से हमने ऑप्शन बनाए हैं, ठीक है। वैसे तो यहीं से ऑप्शन थर्ड से ही आप अच्छे मान सकते हो, क्योंकि एक तो है कि हमने लिख दिया है और हमने कांस्टेंट मैग्नीट्यूड और वेरिएबल की बात ही नहीं की है। मैंने यहाँ पर कहा है कि वैल्यू तो ये है और वो कांस्टेंट रहेगी, उसकी भी बात मैंने की है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड से बेटर है कि आप थर्ड से सोचना शुरू करें। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमने कांस्टेंट और वेरिएबल की भी बातें की हैं। थर्ड में कांस्टेंट की बात हुई है और फिफ्थ में देखिए वेरिएबल की बात हुई है। चलिए, तो आपके पास टाइम है 1 मिनट का, कर रहा हूँ 5 मिनट में। देखें,
इस क्वेश्चन के आंसर में ज्यादातर लोग इसमें आंसर फोर्थ कह रहे हैं, एमबीएल कॉस थीटा कांस्टेंट। कुछ लोग इसका आंसर सेवेंथ भी कह रहे हैं, एमबीएल कांस्टेंट, और कुछ लोगों ने 8 भी बोला है। कोई है जो 9th भी बता रहा हो? कोई नहीं है, ठीक है। आओ जरूर समझाते हैं। देखो जनरली तो स्टूडेंट ऐसे ही करता है कि एल दिया हुआ है, कॉस थीटा दिया हुआ है, तो इनका यूज भी तो करना है, एल कॉस थीटा और एल साइन थीटा। तो जिन्होंने फोर्थ किया उन्होंने ये डिस्टेंस ली, ये मास लिया, वेलोसिटी ली, इस क्वेश्चन को पिक्चराइज नहीं किया। आओ समझाता हूं, आराम से देखना, आराम से। सिचुएशन क्या है, ये स्ट्रिंग है, पार्टिकल यहां है और ये सर्कुलर मोशन हो रहा है पार्टिकल का, ठीक है ना, परफेक्ट। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे उठा लो आप, और मैं आपको पार्टिकल को ऐसे सर्कुलर मोशन कराऊं तो वेलोसिटी यूं दिखेगी आपको। तब आप इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या लिखोगे, सही सही बताओ, चलो। m इंटू वी इंटू एल, तब तो आपको यही 90 डिग्री एंगल दिखेगा ना। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे चलाता, ऐसे पार्टिकल यहां होता तो क्या लिखते आप, m इंटू वी इंटू एल, सही बात है ना। अगर ये यहां होता तो भी ये लिखते, यहां होता, अच्छा यहां होता, कोई दिक्कत नहीं थी। तो बात समझना, पार्टिकल यहां है, वेलोसिटी ये है, और अगर ये हॉरिजॉन्टल रॉड होती ना तो सबको यूं दिखती है, बिल्कुल ऐसे, तो ये 90 डिग्री दिखता। लाइन ज्वाइनिंग होती है, थोड़ा सा इसका ऐसे झुका होना। इस समय पार्टिकल यहां पर है, इस समय वेलोसिटी बनाओ जरा, ये वेलोसिटी बनाता हूं मैं, दिस वन, लाइन ज्वाइनिंग, इस जगह से लाइन ज्वाइनिंग करो 90 डिग्री एंगल के साथ, तो यही है। अच्छा, ये 90 डिग्री एंगल नहीं लग रहा है, मतलब ये 90 डिग्री एंगल है, सीधा सीधा ये है, ये थोड़ा तिरछा हो गया, तो अब 90 डिग्री नहीं लग रहा है, क्योंकि ये टेढ़ा टेढ़ा ना, ये 90 फील नहीं आता है। ये वेलोसिटी है, ये 90 डिग्री एंगल क्यों नहीं है भाई? तो जब पार्टिकल यहां है तब ठीक है, पार्टिकल चलते चलते यहां पहुंच गया तो वेलोसिटी यूं हुई, और अभी भी लाइन ज्वाइनिंग ये है। तो सोचो, ये लाइन ज्वाइनिंग और पार्टिकल यहां है, ये वेलोसिटी है, तो लाइन ज्वाइनिंग और वेलोसिटी से मतलब रखो ना। तो उस समय वेलोसिटी यू और लाइन ज्वाइनिंग ये, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल नहीं हुई क्या? अभी भी एल है। यहां आ जाओ, फील करो, यहां पर है पार्टिकल, यहां इस जगह पे, तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इस समय जब यहां आए तो वेलोसिटी ये, लाइन ज्वाइनिंग ये, तो वेलोसिटी की लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो अभी भी वही है ना, कहां दिक्कत आ रही है? तो एल के कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं थी। बात नंबर 1 तो ये सही है। तो पार्टिकल जब यहां था तो एम वी इंटू एल ओनली, नॉट एनी टाइप ऑफ एल कॉस थीटा और एल साइन थीटा। क्या हुआ? चलो डायरेक्शन के बारे में तुमको टाइम दे रहा हूं 30 सेकंड का, फाइनल करो फटाफट, 30 सेकंड केवल, जल्दी। जब पार्टिकल यहां होता था, वेलोसिटी ये होती थी, पॉइंट यहां होता था, तो ये वेक्टर आर ड्रॉ करते थे, आर को आगे बढ़ाते थे, ये वी होता था, फिर आर क्रॉस वी करते थे, डायरेक्शन इनवर्ट आती थी। सही है ना? देखना अभी, बहुत आराम से देखना। पार्टिकल कहां था? यहां पर, इस जगह, यहां, ये पॉइंट है, पार्टिकल यहां है, पॉइंट यहां है, पार्टिकल यहां है, ज्वाइनिंग वेक्टर बनाओ, पक्का ये बनेगा? बनेगा वहां तक। वेलोसिटी वेक्टर बनाओ, इस ज्वाइनिंग वेक्टर को आगे बढ़ाओ, बढ़ा दिया मैंने, ये सही है। वेलोसिटी ये, अब अपनी फिंगर्स वेक्टर आर बना दो, अपनी पाम से वेक्टर वेलोसिटी वी को निकालो, इमर्ज करो, ठीक है, यही दोगे ना, ये कर्लिंग करो, आर क्रॉस वी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, ये वेलोसिटी है, ये वेक्टर क्या है? आर है। तो पेन लाओ जरा जल्दी से, मेरे पास है एक और मार्कर, नहीं पेन ही लाओ,
पेन लाओ, जल्दी लाओ, चलो ये बताओ डायरेक्शन क्या है? ये डायरेक्शन, ये है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ना तो ये ऊपर है ना ये इस तरफ है, बिल्कुल ऐसे, पक्का। अभी पार्टिकल यहां था, पार्टिकल घूमते 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 यहां पहुंच गया। जब यहां पहुंच गया तो आर वेक्टर कैसा होगा? यूं, पक्का सही है। अच्छा, तब वेलोसिटी यूं होगी, एल किधर होगा? तब आप इस जगह पर यूं ड्रॉ कर रहे होंगे, क्या? आर वेक्टर, आर क्रॉस वी। दिस इज द एंगुलर डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो देखना जरा, पार्टिकल बताना जरा, इसमें कलर अलग ले लेता हूं, एक और कलर लो, वो वाला दिखाओ जो मुझे दिखाने हैं। हाँ बताओ, रेड पेन क्या है? आर वेक्टर, मार्कर क्या है? वेलोसिटी वेक्टर, ये क्या है? एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, पार्टिकल यहां पर है। अब बताना आगे, बताओ कौन सा वेक्टर नहीं बदल रहा है? आर वेक्टर ये जा रहा है, वेलोसिटी वेक्टर ये जा रहा है, एंगुलर मोमेंटम डायरेक्शन ये है। तो एंगुलर मोमेंटम डायरेक्शन तो कंटिन्यूअसली ये चल रही, देखो ये दिख रही है क्या सबको? कंटिन्यूअसली। जो स्ट्रिंग के क्या है? स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग आ रही है पीछे से, स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है? नहीं, ये है दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, कंटिन्यूअसली चेंजेस। ना तुम आर परपेंडिकुलर देख पाए, ना तुम डायरेक्शन देख पाए। अब सही है? हाँ, ले अब कहीं नहीं फंसोगे। पार्टिकल यहां था, वेलोसिटी यहां थी, एट दैट मोमेंट हमें लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी ड्रॉ करना था, पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना था, तो हमें लाइन ऑफ एक्शन से मतलब था, और डायरेक्शन के लिए आर क्रॉस वी, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एल। सही है? एक छोटा सा चेंज कर दूं, ओ डैश के अबाउट बताओ वैल्यू क्या होगी और डायरेक्शन क्या होगी। अब बता दो, कम से कम थोड़ी बहुत इज्जत बचाओ। ओ डैश के अबाउट वैल्यू बताओ, मैग्नीट्यूड। एम दिख रहा है क्या सबको? अब इसके अबाउट बताना है, तो वेक्टर आर ये हो गया अब, और ये पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई ये, तो v और ये डिस्टेंस चाहिए। अब क्या लेंगे? एल साइन थीटा, एम वी एल साइन थीटा। डायरेक्शन कैसे? आर वेक्टर यूं ड्रॉ करोगे, फिर ये क्रॉस करोगे, वेक्टर क्या आएगा? अपवर्ड, और अभी यहां अपवर्ड है, थोड़ी देर बाद जब पार्टिकल ऐसे घूमेगा तो भी अपवर्ड। ओ डैश के अबाउट मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? एम वी एल साइन थीटा, और ऊपर से डायरेक्शन क्या रहेगी? कांस्टेंट। तब आंसर क्या आएगा? हाँ, तब थर्ड आएगा। इसके नीचे हम एक और क्वेश्चन लिख सकते हैं, अगेन सॉल्व द क्वेश्चन फॉर द पॉइंट अबाउट ओ डैश। ओके अबाउट बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। एंगुलर मोमेंटम आपको अब लिखना आ गया है, पॉइंट पार्टिकल का किसी भी पॉइंट के अबाउट विद मैग्नीट्यूड एंड विद डायरेक्शन। सही है? अब कहीं फंसेगा नहीं। ये सबसे अच्छा केस था, जितने जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं उनमें से सबसे अच्छा। ओके, थैंक यू।